नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने जेडीयू के नेता के भतीजे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जेडीयू के कद्दावर नेता और पूर्व मुखिया करीमन मियां का भतीजा अफसर अली नवादा परसौनी गांव का रहने वाला था। शुक्रवार की सुबह अपने घर से पत्नी को लेकर इलाज कराने के लिए गोपालगंज आया था। यहां अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसे किसी ने बुलाया, उसके बाद ही अफसर की हत्या की खबर आई। अपराधियों ने अफसर को गोली मार दी और लाश को जादवपुर मंगलपुर महासेतु के नीचे फेंक दिया। यहां पर लाश मिली है, वहीं पास में अफसर की बाइक भी मिली है। फिलहाल पुलिस हत्या की इस वारदात की जांच में जुटी है। इस वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने सदर अस्पताल के पास मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। उधर आरजेडी के प्रदेश महासचिव ने मांग की है कि हत्या के आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो विरोध में सड़क पर प्रदर्शन किया जाएगा। ये सरकार में आए दिन अपराध होता है। सरकार बिल्कुल अपराध पे चल रही है और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं अशरफ अली को जो गोली मारने वाला है 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी हो और नहीं तो रोड से लेकर सनातन हंगामा हम लोग करेंगे इसके लिए। बिहार के दरभंगा शहर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर एक बार फिर से सामने आई। एक नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो छात्र के ही मामा ने बनाकर वायरल कर दिया। छात्रा और आरोपी मामा मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इस बात की जानकारी चर्च के फादर ने दी। जिस चर्च में छात्रा पढ़ती थी, उन्होंने बताया कि घटना लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरपुर में हुई, जब ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान उसके रिश्तेदार ने अश्लील वीडियो बना लिया। इस संबंध में दरभंगा के कोतवाली थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही छात्रा की मां ने भी मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में एक मामला दर्ज कराया। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने मामला दर्ज कराए जाने की पुष्टि की। और इसमें मैंने अपने साइबर सेल को भी निर्देशित किया है कि इसमें जो अभियुक्त लोग हैं उनकी पहचान करें। उनकी पहचान काफ़ी हद तक हो गई है और थानाध्यक्ष को हमने निर्देश दे दिया है कि इसमें अविलंब गिरफ्तारी करें और एसटीपीओ जो हैं इसमें जल्दी ही जांच करके अपनी रिपोर्ट समर्पित करेंगे। आवेदन में क्या दिया गया, क्या है मामला पूरा? आवेदन में उन्होंने यही बताया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भेजी गई हैं, उसी हिसाब से एफआईआर दर्ज हुई है। आईटी एक्ट की धाराएं भी उसमें लगाई गई हैं और इसमें कार्रवाई तेजी से कंप्लीट करने के लिए मैंने थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है। जो व्यक्ति है, अपराधी है, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम लोगों के द्वारा इस हैवानियत के खिलाफ इंसानियत को जिताने के लिए यह मुहिम, यह बीड़ा उठाया गया है और इसको हम लोग चर्च की तरफ से और मानव समाज की तरफ से जितने लोगों को हो सकेगा हम लोग जोड़ेंगे और इसके खिलाफ हम लोग लगे रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। जहानाबाद में आरजेडी के पूर्व विधायक मुनीलाल यादव पर पूर्व विधायक तारा गुप्ता के मकान हड़पने और दबंगई का मामला सामने आया है। मुनीलाल यादव पर इल्जाम है कि 28 साल पहले किराएदार के तौर पर वो पूर्व विधायक तारा गुप्ता के मकान में रहने आए। इस मकान में रहते हुए उन्होंने 1995 में चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद पहले तो उन्होंने किराया देना बंद किया और अब घर पर कब्जा कर लिया। घर खाली करने को तैयार नहीं है। घर खाली करने के नाम पर मकान मालिक और उसके परिवार को झूठे SC/ST केस में फंसाने की बात करते हैं। मारपीट कर 5 मिनट में मामले को फिनिश कर देने की धमकी देते हैं। पुलिस से पूरे मामले की शिकायत भी की गई, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार अब खौफ के साए में जी रहा है। मामला है कि मुन्नीलाल जी एक्स विधायक हैं, हमको तो आप जान ही रहे हैं। तो ये 30 बरस हो गया मेरे घर में गेस्ट बन के आए थे 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। उसको कंटिन्यू करते करते आज शादी, आज ब्याह, आज इलेक्शन करते करते 30 बरस हो गया। अब मेरा बेटा पुतो सब रिटायर करके आ गया। अब हमसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अब खाली कर दीजिए। सत्यता से कोई लेना देना नहीं है इनको। एगो कुछ बोलेंगे, दूसर का परिवार कुछ बोलेंगे, तीसर का कुछ बोलेंगे। ऐसा कुछ है नहीं। हमारा कोई आचरण है का? हम चोर डकैते हैं, अपराधी हैं। थाना में जिस तरह की शिकायत दर्ज की गई थी, उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि बदतमीजी की गई है, उस संबंध में सनहा दर्ज करके विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और जहां तक एविक्शन की बात है, उसमें नोटिस भेजा गया है, जैसा कि अभी डीएम साहब द्वारा आप लोगों को ब्रीफ किया गया। जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी दंडाधिकारी एवं पुलिस मिलकर कराएंगे।
नहीं, उसमें वो मेरे संज्ञान में आया है मैटर, और उसमें कुछ आदेश एसडीओ के यहाँ से पारित हुआ है, और जो आदेश है उसका अक्षरता पालन कराया जाएगा। और हमने उनको एडवाइस दिया है कि इसके लिए वो एक उसमें जो नॉर्म्स है उसके अंतर्गत उनको जाना चाहिए सिविल कोर्ट में, उसको खाली कराने के लिए। वो कुछ केस उनके द्वारा किया गया है, जो उसमें रेंटर है उसके द्वारा कुछ केस किया गया है, और निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। बिहार सरकार सूबे के लॉ एंड ऑर्डर की खूब तारीफ करती है, लेकिन बीजेपी सांसद इस तारीफ से इत्तेफाक नहीं रखते, इस पर सवाल उठा रहे हैं। जी हां, अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अपने जिले के एसपी पर आरोप लगाया है कि वो जिले में दंगा कराना चाहती है और एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिससे क्राइम का ग्राफ चढ़ने लगा है। बीजेपी सांसद के आरोप को विपक्ष का समर्थन मिला है, लेकिन बीजेपी पर इस मसले पर बीजेपी सफाई देने में जुटी हुई है। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है, लेकिन इसी पुलिस पर जब गंभीर आरोप लगने लगेंगे तो क्या होगा, वो भी सत्ता पक्ष के सांसद की तरफ से, तो फिर क्या कहेंगे? जी हां, अररिया के बीजेपी सांसद ने अपने जिला पुलिस के कप्तान पर फसाद करवाने का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर पहुंच गया है, और हम आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं, और जिला के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहती है, एक तरफा कार्रवाई करती है। जब आईजी साहब, एसपी साहब, डीएम साहब जाके बैठक करते हो फारबिसगंज में, और उसके बाद तुम सड़क जाम करने के नाम पर एफआईआर करते हो। बीजेपी सांसद ने सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया है, जो कहीं न कहीं सरकार की यूएसपी से जुड़ा है, और यूएसपी पर सवाल उठेगा तो मौका विपक्ष को मिलेगा, और मिला भी। किसी सांसद, किसी एमएलए का कोई एसपी कलेक्टर सुनता है क्या? सांसद और विधायक नीतीश कुमार के कार्यकाल में ऑफिसरों से अपमानित हो कर जी रहा है। लगता है कि ऑफिसर माननीय विधायक और माननीय सांसद के ऊपर चढ़ के बात कर रहा है। बिहार में गुड गवर्नेंस की सरकार है, और जो हमारा गवर्नेंस मॉडल है उसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में इस तरह के ओपिनियंस कई बार मदद भी करते हैं। तो इसको आरोप प्रत्यारोप और राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो बीजेपी मानती है कि सवाल लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, बल्कि लाखों जनता के दबाव में बीजेपी सांसद की यह तात्कालिक प्रतिक्रिया है। अगर ऐसा है तो फिर बयान को खारिज क्यों नहीं किया जाता? सवाल यही बनता है। कहीं राजधानी में ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही है, कहीं छितनई का काम हो रहा है, कहीं देहात शहर बाजार में जो है जनप्रतिनिधियों को गोली के निशान बनाए जा रहे हैं, आम आदमी को बनाए जा रहे हैं। जो आरोप लगाया गया है, मुझे लगता है उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। कोई अधिकारी अगर इस तरह के कामों में संलिप्त हो, अगर उस बात में सच्चाई हो, तो वह उस राज्य के लिए, उस जिला के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। दरअसल जिन मुद्दों को विपक्ष उठाता रहता है, उसी मुद्दे पर कोई अपना ही बयान दे दे तो मुश्किल सत्ताधारी दलों के सामने खड़ी हो जाती है। बीजेपी सांसद ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा क्या उठा दिया? बीजेपी और जेडीयू दोनों को सांप सूंघ गया है। बोलते नहीं बन रहा है, बयान खारिज नहीं कर सकते, तो करें तो क्या करें? अररिया से रवि और पटना से रूपेंद्र के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। पटना में स्मार्ट सिटी को लेकर बनाया गया प्रोजेक्ट एक बार फिर से विवादों में आ गया है। इस बार 28 जन सुविधा केंद्रों के निर्माण के लिए जिन 3 एजेंसियों को काम मिला था, उनमें से 18 केंद्रों का काम इन एजेंसियों ने पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने वापस ले लिया है। अब प्राइवेट कंपनी सिर्फ 10 केंद्रों का ही निर्माण करेगी। बाकी 18 जन सुविधा केंद्र का निर्माण खुद बिहार राज्य भवन निर्माण निगम करेगी। जो नकारात्मक रवैया रहा पटना स्मार्ट सिटी का, एक तो 75 के बाद 28 और 28 के बाद आज तक मात्र 10 जन सुविधा केंद्र पर ही काम चल रहा है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। और हमको अभी तक नहीं लग रहा है कि जो एक टाइम फ्रेम किया गया था कि इन सारे भवनों को हम लोग तैयार कर देंगे और जनता को सुपुर्द कर देंगे, अभी तक इस पर कोई जो होना चाहिए कोई गंभीर स्थिति, माने जो श्रीमान पदाधिकारी गण हैं उनके तरफ से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है इसके निर्माण में।
जन सुविधा केंद्र निर्माणाधीन है 10 वार्ड में, तो उनका निर्माण तो जिन एजेंसियों को हमने दिया है 3 निजी एजेंसियों को, उनके द्वारा किया जाएगा। अभी 15वीं बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि शेष जो 18 भवन है उनका निर्माण हम बिहार राज्य निर्माण निगम से कराएंगे। तो इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, तो 2 फेज में बाकी शेष 18 भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। कोरोना के आंकड़े और सरकार की तैयारी को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी ने तो मानो इसे मुद्दा ही बना लिया है। गुरुवार को आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया तो स्वास्थ्य मंत्री ने सामने आकर जवाब दिया। अब शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने फिर से आंकड़ों के साथ साथ जांच मशीन के ऑर्डर को कैंसिल करने के मसले पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को निशाने पर लिया। आरोप कमीशन को लेकर लगाया, जिसे तिलमिलाई जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर तेजस्वी को जवाब दिया। एंटीजन टेस्ट पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। आरटीपीसीआर टेस्ट में पीछे क्यों है सरकार? जांच मशीन के ऑर्डर कैंसिल पर घिरे मंत्री। कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, उसी तेजी से बिहार में राजनीति भी हो रही है। जांच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार को बताना चाहिए कि एंटीजन टेस्ट ज्यादा विश्वसनीय है या आरटीपीसीआर ज्यादा विश्वसनीय है। तेजस्वी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 148 दिन में आरटीपीसीआर से औसतन जांच सिर्फ 2179 हुई है। सीएम ने प्रधानमंत्री के सामने 10 अगस्त का आंकड़ा रखा और बताया कि कुल 75,346 जांच 24 घंटे में किए गए। इनमें 6,100 ही आरटीपीसीआर से जांच की गई थी, जो कि कुल जांच का महज 8% ही है। उन्होंने कहा कि नया प्रधान सचिव बनने के 2 दिन में ही 30,000 जांच कैसे बढ़ गई। अगर 148 दिन का अगर औसत निकालिएगा तो केवल 2179 ही आरटीपीसीआर से जांच की गई। और आप देखिएगा 11 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी के सामने जो मुख्यमंत्री जी ने जो बातें रखी, अगर आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि उस दिन कुल जांच जो है 75,346 हुआ था। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कहा तो तेजस्वी यादव पहले कहते थे कि 10,000 कोरोना का जांच नहीं हो रहा है, और आज जांच के आंकड़े को 1 लाख पहुंचाने का काम किया। सवाल जांच मशीन के ऑर्डर कैंसिल किए जाने को लेकर भी हैं। तेजस्वी ने यह भी मुद्दा उठाया और स्वास्थ्य मंत्री को घेर लिया। तेजस्वी ने कहा कि जो कोवास 8800 मशीन विदेश से आने वाली थी, कोरोना काल के बीच में ऑर्डर क्यों कैंसिल कर दिया गया? बिहार सरकार ने 15 मई को ऑर्डर किया, फिर 24 जून को ऑर्डर रद्द कर दिया। जबकि ऑर्डर कैंसिल करने के पीछे विभाग की जो दलील दी गई है वो ये कि कंपनी ने इमरजेंसी के वक्त में मशीन की सप्लाई नहीं की, इसलिए ऑर्डर को रद्द किया जाता है। मई में जब मशीन के लिए ऑर्डर दिया गया तो उस वक्त बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या महज 1000 के करीब थी और आज 1 लाख के करीब है। लेकिन सरकार को हालात अब इमरजेंसी वाले नहीं लग रहे हैं। क्यों कैंसिल किया? 4 महीने बाद ऑर्डर किया और 5वें महीने के अंत तक आपने कैंसिल कर दिया। जिस मशीन की कोबस की क्षमता 36,000 एक दिन में जो है जांच करने की है, जांच रिपोर्ट देने की है, आपने उसको कैंसिल कर दिया। यानी शक तो कहीं ना कहीं है कि भैया कमीशन नहीं मिल रहा था मंत्री जी को। जिनकी जैसी भावना होती है उसका वही काम करता है। जो स्वयं उनके खानदान ने किया है, उन्होंने किया है, तो उनको तो वही दिखाई पड़ेगा ना। अब जब स्वास्थ्य मंत्री विपक्ष के आरोप और सवालों में घिरे हैं, तो जवाब उन्हीं को देना होगा कि इमरजेंसी जैसे हालात कौन से हैं, मई का महीना या फिर कोरोना से बदहाल वर्तमान स्थिति तय कीजिए और फिर जनता को जवाब दे दीजिए। दिल्ली से नेहा और पटना से धीरज ठाकुर के साथ रुपेंद्र, जी मीडिया। बिहार में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में कोरोना से अभी तक 500 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों के अंदर 16 लोगों की मौत कोरोना से हुई। शुक्रवार को जारी अपडेट के मुताबिक बिहार में 3,911 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 98,370 हो गया। पिछले 24 घंटों के अंदर बिहार में कुल 1,21,320 टेस्ट सैंपल की जांच की गई है। अभी तक राज्य में जांच का कुल आंकड़ा
98,752 जा पहुंचा है और बिहार में अब तक 65,307 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेशियो 66.39% है, जबकि अभी भी 32,562 एक्टिव केस मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा 487 संक्रमित मिले हैं। अररिया में 285, बेगूसराय में 146, दरभंगा में 114, पूर्वी चंपारण में 175, गया में 132, जहानाबाद में 113, कटिहार में 257, मधुबनी में 148, मुजफ्फरपुर में 133 और कई मामले सामने आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। चिरकाल सीमा पर शांति की बहाली हेतु युद्ध 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 सिर्फ युद्ध होना चाहिए। मेरा नमन है उन नयनन को, मेरा नमन है उन नयनन को, जिनका प्रीवर लौट न आया, जिनका प्रीवर लौट न आया। देश की अखंडता को तोड़ने की बात की तो चंड सी प्रचंड सिर गाज एक झलक पाने से इसको उठता सम्मान, फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा प्यारा देश महान, हमारा प्यारा देश महान, हमारा। फॉरवर्ड बाय आदित्य विजन, संबंध भरोसे का, और मोंगे स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्पेशल पार्टनर माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा में बाढ़ का पानी आ गया है। बिहार में 128 प्रखंड में बाढ़ से त्राहिमाम हो रखा है। बिहार के कुल 1282 पंचायतों के 77,77,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार ने 5,47,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। बिहार में कुल 7 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं।
इसमें 12,479 लोगों ने शरण ले रखी है। बाढ़ प्रभावितों को खाना खिलाने के लिए 1006 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। इसमें 8,17,000 से ज्यादा लोग भोजन कर रहे हैं। बाढ़ में डूबने से 25 लोगों की मौत हो चुकी है तो 75 मवेशी की भी जान गई है। राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टुकड़ियां लगी हुई हैं। छपरा में बाढ़ का पानी तो कम होने लगा है, लेकिन हालात ठीक नहीं हो रहे। मढ़ौरा के अंबेडकर पार्क में रह रहे बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाई जा रही कम्युनिटी किचन का हाल बेहाल है। यहां कीचड़ के बीच लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है, साथ ही संक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा है। हम हैं अभी मढ़ौरा के अंबेडकर पार्क के निकट। सामुदायिक रसोई जहां चलता है वहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी गंदगी का अंबार जो है लगा हुआ है और यही खाना बनता है। बदबू भी आ रही है। अभी जो है यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। कैसा माहौल है ये बताइए। तो गंदगी महक रहा है सर, बहुत बदबू मार रहा है। यहाँ तो इतना बदबू मार रहा है जब खाना नहीं होने जा रहा है। क्या करें हम लोग, खाना बनाने का भी कोई सुविधा यहाँ नहीं मिल रहा है। जो है सो यही है, बाकी चारों तरफ पानी पानी फैला है। और क्या कहें आपसे। तो देखिए ये जो मजदूर हैं ये भी कह रहे हैं कि बदबू से इनका जो है मुश्किल है यहाँ खड़ा रहना। लेकिन लोगों की जो है विडंबना ये है कि इस आफत के इस काल में यहीं से इन्हें खाना मिल रहा है। क्यों नहीं इसको साफ सफाई का क्यों नहीं इंतजाम करते हैं? सर बोले हम, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हम साफ सफाई के लिए बोल रहे हैं, मतलब आज 5 से 7 दिन से बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। वैशाली जिले का पातेपुर पंचायत पिछले 15 दिनों से बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। तकरीबन 1 दर्जन पंचायत में नून नदी का पानी आने से हजारों घर जलमग्न हो गए हैं। जलमग्न इलाके के लोग ऊंचे जगहों पर जाकर किसी तरीके से जीवन काट रहे हैं। लोगों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने बीडीओ को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कहा है। फिलहाल आलम यह है कि बीमारों को खटिया पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलों का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। कहाँ ले जा रहे हैं इनको? क्या हुआ है? तबीयत खराब हो गया। अच्छा, कंधे पे क्यों ले जा रहे हैं? बहुत ज्यादा साधन नहीं है यहाँ। क्यों? नाव का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कहाँ ले जा रहे हैं? पातेपुर अस्पताल। कितना दूर है? 5 किलोमीटर है। सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 5 किलोमीटर जाएंगे कैसे? कंधे पे लेके जाएंगे। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।